हाय फ्रेंड्स, कैसे आप देख रहे हैं JD एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आपका स्वागत है। JD एजुकेशन यूट्यूब चैनल को बढ़ाने में आप सहयोग करें। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, सपोर्ट मी। आज हम देखेंगे कृषि की मृदा क्या है, मृदा का वर्गीकरण कैसे होता है और मिट्टी किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मृदा क्या है। सबसे पहले हमने लिखा है सॉइल, यानी कि मृदा। मृदा किसे कहते हैं? आप जानते हैं जो मृदा है यानी कि पृथ्वी के ऊपरी भाग को हम क्या कहते हैं? मृदा या मिट्टी कहते हैं। जो ऊपरी परत होती है उसे हम क्या कहते हैं? मृदा या मिट्टी कहते हैं। तो सबसे पहले मृदा क्या है? पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग को जिस पर हम सभी लोग रहते हैं मिट्टी कहते हैं, भूमि कहते हैं, माटी कहते हैं, ज़मीन कहते हैं या मृदा कहते हैं। मृदा की परिभाषा क्या है कि मृदा की परिभाषा जो परिभाषा होती है कि मृदा पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग जो चट्टानों यानी कि पत्थर एवं खनिजों के टूटने फूटने एवं एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर एकत्रित होने से बनी है। इसमें कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। मृदा बनने में 200 से हजारों वर्ष लगते हैं। मृदा बनने में 200 साल से हजारों साल लगते हैं। और मृदा के सामान्य रूप क्या है, यानी कि मृदा जो होती है वो सामान्य रूप से क्या है। तो सामान्य रूप से हम देखते हैं कि मृदा जो है सामान्य रूप से पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग को हम क्या कहते हैं? मृदा कहते हैं। सबसे पहले बताया गया था कि जो मृदा का सबसे ऊपरी भाग यानी पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी भाग होता है उसे हम मृदा कहते हैं। मृदा पौधों को उगने एवं वृद्धि करने में सहायक होता है, यानी कि एक माध्यम होता है, सहायक होता है। फिर आता है कि मृदा जैविक पदार्थ के साथ क्या होता है? चट्टानों एवं खनिजों का मिश्रण होता है। और फिर आता है मृदा घटक, यानी कि मृदा घटक कौन कौन से होते हैं। आप जानते हैं कि मृदा घटक का मतलब है कि उसमें कई चीज़ें मिली होती हैं, इन्हें हम मृदा घटक कहते हैं। मृदा में पाए जाने वाले विभिन्न पदार्थों को मृदा घटक या अवयव कहते हैं। मृदा घटक या अवयव कहते हैं। मृदा में मुख्य रूप से 4 घटक विभिन्न मात्रा में पाए जाते हैं, यानी कि 4 घटक पाए जाते हैं। वो 4 घटक कौन कौन से मृदा है? एक तो मृदा ठोस होती है जो 50% होता है, और दूसरा है रंध्रावकाश 50% पाया जाता है। तो जो मृदा ठोस होता है उसमें मृदा ठोस में क्या होता है? मृदा खनिज होता है जो 45% लगभग पाया जाता है। जो कितना पाया जाता है? 45% पाया जाता है। और जैविक पदार्थ जो है 5% लगभग पाया जाता है। जैविक पदार्थ कितना पाया जाता है? 5% पाया जाता है। और रंध्रावकाश में क्या होता है? जल जो होता है वो 45% पाया जाता है, 25% पाया जाता है। मृदा जल कितना पाया जाता है? लगभग 25% पाया जाता है। और मृदा वायु जो होता है उसके अंदर 25% पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 25% पाया जाता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि मृदा के आधार पर मृदा वर्गीकरण, यानी कि जो कण है उसके आधार पर जो हम मृदा का वर्गीकरण करते हैं, किस प्रकार करते हैं। देखिए मृदा चट्टानों एवं खनिजों के टूटने फूटने एवं एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होने से बनी है। अभी इससे पहले भी पढ़े थे कि जो मृदा होती है वो खनिजों के टूटने से फूटने से और एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होने से बनती है। चट्टानों एवं खनिजों के टूटने से मोटी एवं महीन बालू क्या होंगे? कुछ मोटी होंगे, कुछ महीन बालू होंगे, इसके कारण से बनती है। फिर आता है बालू जब हवा एवं पानी की रगड़ से और महीन हो जाता है तब सिल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? सिल्ट कहते हैं या गाद कहते हैं। या जो आप सब लोग देखेंगे नालियों में या नहरों की सफाई के समय निकाली जाती है, जो पदार्थ नीचे तलहटी से निकाला जाता है वह सिल्ट कहलाता है। फिर इसके बाद आता है सिल्ट के कण टूट कर जब और बारीक हो जाते हैं, टूट कर क्या होते हैं? और बारीक हो जाते हैं, तब ये मृतिका या क्ले कहलाती हैं। तब मृतिका या क्ले कहलाती हैं। चिकनी मिट्टी मृतिका की अधिकता के कारण बनती है। चिकनी मिट्टी क्या है? जो मृतिका होती है जब इसकी अधिकता हो जाती है इसके कारण से बनती है।
फिर इसके बाद आता है कि जिसे धनखर कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? धनखर मिट्टी कहा जाता है। ये धनखर मिट्टी जो होती है, क्योंकि इसमें धान की अच्छी उपज होती है, इसलिए इसको धनखर मिट्टी कहा जाता है, या धान के लिए सबसे अच्छी मिट्टी होती है। मृदा कणों के आकार पर जो तालिका दिया हुआ है, इसको तालिका देखते हैं हम कि क्रम संख्या लिखा हुआ है, मृदा वर्ग कण दिया हुआ है, आकार व्यास मिलीमीटर में। हम आप देखते हैं पहले नंबर पर दिया है मोटी बालू। जो मोटी बालू होती है उसका आकार 2.0 से 0.2 मिलीमीटर व्यास होता है, लगभग उसका कितना होता है? 2 से 0.2 मिलीमीटर व्यास होता है। जो महीन बालू होती है उसका आकार 0.2 से लेकर के 0.02 होता है। इसी प्रकार से जो सिल्ट होता है उसका जो व्यास होता है 0.02 से 0.002 होता है। फिर इसके बाद आता है मृत्तिका या क्ले कहते हैं। इसका आकार क्या होता है? 0.002 से कम होता है। यानी कि जो मृत्तिका होती है उस आकार यानी कण का आकार जो होता है 0.002 मिलीमीटर व्यास होता है। आगे देखते हैं हम सब लोग मृदा कणाकार या कणाकार गठन किसे कहते हैं? सॉइल टेक्सचर जिसे बोलते हैं। मृदा कणाकार का मतलब है कि उसमें कुछ चीज़ें मिली होंगी, उनका आकार प्रकार कैसा होगा और क्या है। मृदा कणों बालू सिल्ट मृत्तिका के अनुपात के आधार पर, यानी कि बालू होगा, सिल्ट होगा और मृत्तिका होगा, उनका अनुपात क्या होगा के आधार पर मृदा का नामकरण करते हैं। के आधार पर मृदा का नामकरण करते हैं, जिसे कणाकार गठन कहते हैं। जिसे कणाकार गठन कहते हैं। इस प्रकार कणों की सहभागिता है। इस प्रकार कणों की सहभागिता के आधार पर मृदा को निम्नलिखित भागों में बांट सकते हैं, या तो बांटा जाता है। नंबर 1 देखिए, मुख्य कणाकार वर्ग दिया हुआ है, क्रम संख्या दिया हुआ है, मिट्टी का नाम कणाकार वर्ग दिया हुआ है, बालू प्रतिशत दिया है, सिल्ट प्रतिशत दिया है और मृत्तिका प्रतिशत दिया है। यहाँ पर एक चार्ट के माध्यम से बताया जा रहा है कि जो बालू होती है, बालू में 80 से 100% बालू पाई जाती है, और सिल्ट जो पाया जाता है 0 से 20, और मृत्तिका भी पाई जाती है 0 से 20%। इसी प्रकार से बलुई दोमट मिट्टी जो होती है 50 से 80% तक बालू पाया जाता है, या 0 से 50% सिल्ट हो सकता है, मृत्तिका 0 से 20% हो सकती है। इसके बाद आता है दोमट मिट्टी। हम जानते हैं कि दोमट मिट्टी सबसे सर्वोत्तम मिट्टी है, जिसमें सभी प्रकार की फसलें बोई जाती हैं, उगाई जाती है, और सबसे अच्छी सुविधाजनक मिट्टी है। फिर इसमें आता है, इसमें जो बालू का प्रतिशत मात्रा होती है 30 से 50% होता है, जो सिल्ट होता है 30 से 50% होता है, और मृत्तिका 0 से 20% होती है। इसी प्रकार से सिल्टी आता है, जिसमें 0 से 20% होता है बालू, 50 से 70% सिल्ट होती है, मृत्तिका 30 से 50% होता है। फिर इसके बाद आता है चिकनी मिट्टी। जो चिकनी मिट्टी होती है जिसे मृत्तिका कहते हैं, 0 से 50% बालू होता है, 0 से 50% सिल्ट भी हो सकता है, या मृत्तिका 30 से 100% हो सकता है। अब इसके बाद आता है कि जो मिट्टी है बलुई मिट्टी। बलुई मिट्टी हम जब लोग जानते हैं कि बलुई मिट्टी कहाँ पाई जाएगी, जो नदी का किनारा होगा उस किनारे की जो मिट्टी पाई जाती है उसे हम बलुई मिट्टी कहते हैं। जो नदी का किनारा होगा वहाँ पर लगभग बालू प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, और उसमें फसलें भी उगाई जाती हैं। लेकिन उसमें फसलें तो उगाई जाती, लेकिन सभी प्रकार की फसलें उगा पाना संभव नहीं है, क्योंकि पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है, और पानी क्या होता है जल्दी से सूख जाता है, और सिंचाई की आवश्यकता बार बार करनी पड़ती है। तो देखते हैं बलुई मिट्टी। इस मिट्टी में बालू की अधिकता होती है। इस मिट्टी में बालू की अधिकता होती है, और इसमें बालू की मात्रा 80 से 100% तक होती है। कितनी होती है? 80 से 100% तक होती है। प्रायः या नदियों के किनारे पर पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? नदियों के किनारों पर। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जो बलुई मिट्टी होती है, बलुई मिट्टी के कण मोटे, खुरदरे और भारी होते हैं। फिर इसके बाद आता है ऐसी मृदा में कार्बनिक पदार्थों, यानी कि ऐसी मृदा में कार्बनिक पदार्थों और पोषक तत्वों की क्या होती है? कमी होती है। पोषक तत्व और कार्बनिक पदार्थों की कमी हो जाएगी तो इसका मतलब है कि फसलें सही से उग नहीं पाएंगी, क्योंकि उनको भोजन नहीं मिल पाएगा। फिर इसके बाद आता है बलुई मिट्टी मुलायम एवं भुरभुरी होती है। बलुई मिट्टी मुलायम और भुरभुरी होती तो क्या होगा? जोतने में आसानी होगी, निकाई गुड़ाई करने में आसानी होगी, जिसके कारण से इस मिट्टी की जुताई, गुड़ाई तथा निराई आदि आसानी से की जा सकती है, क्योंकि उसमें ताकत कम लगता है।
फिर इसके बाद आता है कि बलुई मिट्टी में सिंचाई बार बार करनी पड़ती है। आप जानते हैं कि जो बलुई मिट्टी होती है पानी जल्दी सोख करके नीचे चला जाता है, मिट्टी बालू क्या होता है फिर उसी प्रकार से हो जाती है, इसलिए इसमें सिंचाई की आवश्यकता ज़्यादा होती है। ऐसी मृदा में क्या होता है, ऐसी मृदा में उन फसलों को उगाया जा सकता है जिनको पानी की मात्रा कम आवश्यकता होती है या कम सिंचाई की आवश्यकता हो, जैसे अरहर है, ज्वार है, बाजरा है, मटर आदि फसलों की खेती की जाती है। ऐसी फसलें क्या होती हैं कि इनमें पानी की मात्रा बहुत अल्प मात्रा की आवश्यकता होती है और इस प्रकार की फसलें इसमें उगाई जाती है। फिर इसके बाद आता है बलुई दोमट मिट्टी। जो दोमट मिट्टी है, अब यहाँ पर बलुई दोमट मिट्टी आ गई, बलुई मिट्टी हमने पढ़े, फिर बलुई दोमट मिट्टी, यानी कि इसमें कुछ मात्रा बलुई मिट्टी में क्या होती है, कुछ सिल्ट और मृतिका की % मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है। बलुई दोमट मृदा में बालू की मात्रा 50 से 80%, कितना होता है, 50 से 80% होता है और सिल्ट की मात्रा 0 से 50% होती है और मृतिका क्या होती है 0 से 20% होती है। इसमें सिल्ट और मृतिका की उपस्थिति के कारण इसमें जल धारण क्षमता बढ़ जाती है, क्योंकि देखिए यहाँ पर जब सिल्ट की मात्रा बढ़ गई, मृतिका की मात्रा बढ़ गई तो इसमें क्या होगा, जल धारण क्षमता यानी कि जल को सोखने की क्षमता इसमें बढ़ जाती है तथा मिट्टी हल्की बंधी रहती है। फिर इसके बाद आता है कि इसमें ना सभी पोषक फसलें उगाई जा सकती हैं जिसकी पानी की कम आवश्यकता होती है, यानी कि इसमें भी हम उन प्रकार के फसलों को उगाते हैं जिनमें पानी की मात्रा कम आवश्यकता हो, उस प्रकार की फसलों को हम बलुई दोमट मिट्टी में उगाते हैं। फिर इसके बाद आता है बलुई मिट्टी की अपेक्षा, क्या बताएगा कि बलुई मिट्टी की अपेक्षा इसमें सिंचाई की कम आवश्यकता होती है। अभी बताया गया जब सिल्ट और मृतिका बढ़ गई तो इनके पानी सोखने की क्षमता बढ़ जाती है, इसके कारण से इनमें पानी की सिंचाई की आवश्यकता बलुई मिट्टी की अपेक्षा कम हो जाती है। इसमें फसलों की पैदावार अपेक्षाकृत अधिक होती है। इसमें फसलों की पैदावार क्या होती है, बलुई मिट्टी की अपेक्षा अच्छी होती है, बेहतर होती है। तो लोग दोमट मिट्टी, अभी बात हो रही थी कि दोमट मिट्टी सबसे सर्वोत्तम मिट्टी होती है जिसमें सभी प्रकार की फसलें उगाई जा सकती हैं और उत्पादन अच्छा होता है और इसमें कृषि क्रियाएं यानी कर्षण क्रियाएं जो होती हैं वो आसानी से होती हैं, इसलिए दोमट मिट्टी सर्वोत्तम मिट्टी मानी जाती है। और इसमें जल धारण क्षमता भी बेहतर होती है अन्य मिट्टियों की अपेक्षा, और इसमें जीवाणु पदार्थ और कार्बनिक पदार्थ जो पाए जाते हैं प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं हम सब लोग दोमट मिट्टी। यह मिट्टी कृषि के लिए सर्वोत्तम होती, क्या है यह मिट्टी कृषि के लिए सर्वोत्तम होती है और इसमें बालू व सिल्ट की मात्रा लगभग 30 से 50% होती है एवं मृतिका जो पाई जाती है 0 से 20% पाई जाती है, 0 से 20% पाई जाती है। अभी बताया था कि इसमें पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों एवं कार्बनिक पदार्थों की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है, यानी कि जो आवश्यक पोषक तत्व पौधों के लिए होते हैं और कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो इस मिट्टी में यानी कि दोमट मिट्टी में सर्वोत्तम पाई जाती है। फिर इसके बाद आता है कि दोमट मिट्टी में हवा एवं पानी का संचार बहुत अच्छा होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब मृदा में पानी और हवा का संचार अच्छा होगा तभी पौधे क्या करेंगे, अच्छा ग्रोथ करेंगे और उनका विकास होगा, जिस कारण से पौधों की जड़ों की वृद्धि एवं अधिक एवं तीव्र गति से होती है। फिर इसके बाद आता है कि इस मिट्टी में फसलों की पैदावार बहुत अच्छी होती है एवं अधिक होती है। पैदावार अच्छी अधिक बताया गया कि सभी चीज़ें इसमें समतुल्य पाई जाती हैं, कार्बनिक पदार्थ हो, आवश्यक पोषक तत्व हो या मृदा में वायु संचार हो, सभी क्या होती है सुचारू रूप से संपन्न होती है। फिर इसके बाद आता है कि इस मिट्टी में फसलों की पैदावार बहुत अच्छी होती है और अधिक होती है। इस मृदा में लगभग सभी फसलें आसानी से उगाई जा सकती हैं, यानी कि ऐसी मृदा है कि जिसमें फसलें संपूर्ण रूप से जितनी भी होती हैं लगभग उगाई जा सकती हैं। इसमें जल धारण क्षमता की अच्छी होती है। इसमें कर्षण क्रियाएं भी हमने बताया था, कर्षण क्रियाओं का मतलब होता है जो कृषि कार्य किए जाते हैं, निकाई गुड़ाई हो, जुताई करना हो, समतल करना हो, वो आसानी से इस मिट्टी में हो जाता है, इसलिए दोमट मिट्टी सबसे सर्वोत्तम मिट्टी मानी जाती है। फिर इसके बाद आता है सिल्ट मिट्टी। जो सिल्ट मिट्टी होती है इसमें बालू की मात्रा बहुत कम व सिल्ट 50 से 70% तक पाई जाती है और इसके महीन कणों वाली मिट्टी का गाद कहते हैं। क्या कहते हैं?
गाद कहा जाता है। और जल धारण क्षमता क्या होती है इसमें कुछ बेहतर होती है। पानी की अधिक मात्रा होने पर मिट्टी में हवा का संचार क्या हो जाता है, रुक जाता है। यानी कि जब पानी इसमें भर जाता है तो मृदा में पानी के संचार यानी कि वायु का संचार क्या हो जाता है, रुक जाता है, जिससे पौधों का विकास क्या हो जाएगा, अवरुद्ध हो जाएगा। और सूख जाने पर क्या पड़ जाता है, दरारें पड़ जाती हैं। इसमें सामान्य फसलें नहीं ली जा सकती। सामान्य फसलें इसलिए नहीं ली जा सकती हैं क्योंकि अभी बताया गया जब मिट्टी ज़्यादा हो जाएगी तो वायु का संचार कम होगा और पौधों का विकास रुक जाएगा। फिर उसके बाद अगर सूख जाएगी तो फिर दरारें पड़ जाती हैं। इसमें मुख्य रूप से धान एवं गन्ना की फसल ली जाती है। धान एवं गन्ना की फसल ली जाती है क्योंकि इनमें पानी की अधिकता होती है और बार बार सींचने की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए धान और गेहूं की अच्छी फसल इसमें हो जाती है। ऐसी मृदा में पौधों की जड़ों की वृद्धि अच्छी नहीं होती। फिर इसके बाद आता है चिकनी मिट्टी या मृतिका या क्ले। चिकनी मिट्टी, जैसा कि नाम है चिकनी मिट्टी, हम आप जानते हैं चिकनी मिट्टी क्या है। जैसे थोड़ा बरसात होती है फिसलने लगती है और काली भी होती है। यह मृदा सबसे कठोर होती है। इसमें मृतिका की मात्रा 30 से 100% होती है अर्थात बालू एवं सिल्ट की मात्रा जो होती है वो 0 से 50% होती है। इसके कण बहुत बारीक होते हैं। इसके कण कैसे होते हैं, बहुत बारीक होते हैं और जिनका आकार 0.002 मिलीमीटर व्यास के होता है। चिकनी मिट्टी में पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों एवं कार्बनिक पदार्थों की अधिक मात्रा पाई जाती है। यानी कि पोषक तत्व और कार्बनिक पदार्थ पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें कर्षण क्रियाएं यानी कि कृषि कार्य जो किए जाते हैं वो क्या होता है, अधिक बल लगाना पड़ता है, जिसके कारण से इसमें हमें ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। निकाई गुड़ाई करने में आसानी नहीं होती है। इसमें कौन सी फसल उगाई जा सकती है, धान गन्ना एवं कपास की बहुत अच्छी फसल होती है। यह मुख्यतः धान गन्ना और कपास के लिए सबसे सर्वोत्तम मिट्टी मानी जाती है, जिसमें ये होती है चिकनी मिट्टी। आज के वीडियो में यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।